हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी, ठीक है। और बेस्ट बुक्स क्या होंगे कुछ कुछ लिस्ट में बता दूंगा। और आपको सबसे पहले ना एक चीज़ एक्सेप्ट करना होगा कि रगा के अंदर मैथ आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्पेशली गर्ल्स एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। नोटिफिकेशन में रगा का मतलब लिखा है ना, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, तो वो पकड़ लेती हैं सो, ठीक है कि ना 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 ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि रगा के अंदर मैथ पूछा जाएगा। बच्चा एग्जाम दो फिर देखना रगा के अंदर मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपके मैथ खराब हैं तो दिल को तसल्ली देने के लिए और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप सोच सकते हो कि रगा में मैथ नहीं आता है, बट मैथ आते हैं। 4-5 क्वेश्चंस मैथ के डाल दिए जाते हैं और यही 4-5 मैथ जो है ना बच्चों को हजारों बच्चों से आगे और हजारों बच्चों से पीछे करने का काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि जनरल नॉलेज के बेसिस पे आप किसी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जीके, देखो जीके क्या आता है 7-8, मैथ आता है 5-4। अगर हम सिर्फ जीके पढ़ेंगे ना तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम 7 जीके सही कर दें, ठीक है। ये लिख लो मेरे से, 7 जीके कंफर्म सही करने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैथ लगाते हो ना तो 5 अगर मैथ पूछे जाते हैं, 6-5 अगर मैथ पूछे जाते हैं तो वो सारे सही करने की गारंटी है। अगर आपके खराब हैं मैथ और आप सिर्फ जीके पे जान लगाए हो तो आप अपने लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो, बिकॉज एयरफोर्स के अंदर भी अब डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। पिछली बार डोमिसाइल की वजह से अगर कम कट ऑफ गई थी तो उसको देख के खुश मत हो जाना, क्योंकि वो उन स्टेट में कम गई थी जहां पे कंपटीशन है ही नहीं और वहां पे लड़कियां भी नहीं है। तो मेनली लड़कियां कहाँ की है? हरियाणा की, राजस्थान की, यूपी की, बिहार की, जो एयरफोर्स में भीड़ है, झारखंड की, ठीक है। मेनली इन स्टेट्स में लड़कियां हैं जहाँ पे एयरफोर्स में लड़कियों का भीड़ है, बाकी अदर स्टेट्स में नहीं। और इन स्टेट्स का कट ऑफ जाके देख लो, यूपी का जाके देख लो, कम नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, स्पेशली अदर देन साइंस। अगर इंग्लिश के बारे में सुन रहे हो तो पहले इंग्लिश का जिक्र कर देंगे, जो कि एक्स एंड वाई दोनों के लिए, साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों के लिए होगा, ठीक है बच्चा। और मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकता हूँ। हमारे पास जो है ना, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं एग्जाम में, बहुत बुरा परफॉर्म भी करते हैं एग्जाम में, ठीक है। और जैसे क्वालिफाइड भी तो पिछली बार की है ना, तो पिछली से बहुत पहले की है, हालांकि इस स्लाइड में वो सारी चीजें नहीं है। अदरवाइज मैं आपको दिखाता, हमारे बैचेस के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में 19, 20 में 20 भी करके बैठे होते हैं, नॉर्मलाइजेशन की मदद से 21 भी पहुंचा देते हैं 20 में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो बच्चा आपको टारगेट करना है कि इंग्लिश बहुत इजी नहीं कह सकते, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल टू इजी टू मॉडरेट होता है एयरफोर्स का। तो इंग्लिश को अपना राइट हैंड बना लेना है, ठीक है, कि इंग्लिश में एटलीस्ट हमको 18 तक तो स्कोर कर ही लेना है, क्योंकि अगर एवरेज इंग्लिश जो होगा ना तो वो 18 स्कोर कर लेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको कर ही लेना है। जब आप इंग्लिश में 18 कर लेते हो ना तो बहुत ही सेफर साइड में चल रहे होते हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो। मैं स्टेट, डोमिसाइल, इन सभी चीजों से मेरे को मतलब नहीं है, मैं हाई मार्क्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, ताकि आप सिलेक्शन के बाद भी वहां पे ट्रेनिंग के दौरान अपने आपस में बात करो ना तो थोड़ा सा प्राउड फील हो, हमारे इतने मार्क्स थे भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे धुरंधर कोई आ गया तो थोड़ा सा खराब लगता है ना बोलने में, आप तो जस्ट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, ठीक है। बट चीजें हैं, जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम अच्छा खासा क्यों ना करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में अपना मेनली टारगेट होना चाहिए बच्चा, मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ 18 का टारगेट करोगे। मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी, बुक्स, सब चीजों के बारे में बताऊंगा। और रगा बोलोगे ना 30 नंबर का आता है, इसमें कितना पॉसिबल है? 25 तक इजीली पॉसिबल है, अगर हम मेहनत करते हैं तो 43 to 45 तक स्कोर करना इजिली पॉसिबल है। इजिली तो नहीं कहेंगे, मेहनत करके पॉसिबल। अगर हार्डवर्क करते हैं बच्चा तो हम 45 प्लस भी कर सकते हैं विथ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की मदद से। क्योंकि 43, 44 स्कोर कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर बढ़ के हमारे 45 प्लस हो जाते हैं। और इतना नंबर ले आओगे ना तो किसी भी स्टेट से हो आपको कोई हटा ही नहीं सकते हैं, अगर जब तक फिजिकल मेडिकल खुद नहीं आउट हो जाते हो, ठीक है। इतना एक बार मेहनत कर लो, ये चीजें बहुत काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं। जो जी चीज है, अगर आप पेड बैचेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि कहीं से पेड बैचेस मिले, करना पड़ेगा आपको, चाहे हमारी करो या फिर कहीं से भी करो। आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो में जाके देखोगे, ऐसे बहुत सारी वीडियोस हमने डाल रखी हैं जहां से हमारे बच्चे जो है ना अच्छा खासा प्रिपरेशन करके, बाय द वे मैं बहुत ज्यादा इंटरव्यू वगैरह चेकर में पढ़ता नहीं हूँ, खुद से बच्चे जो शॉर्ट्स वीडियो बना के दे देते हैं, तो वहां से अच्छा खासा एक रेशियो है जहां से सिलेक्शन का है, ठीक है। तो ये जो चीज है, आप जाओ स्पेस वॉरियर 2.0 बैच की प्राइस मैंने इतनी कम कर दी है, यहां से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाओगे इंग्लिश प्लस रागा की। और रागा के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हर चीजों का क्लास मैंने यहाँ पे करा रखा है। इंग्लिश में बहुत अच्छे से बेसिक ग्रामर करा रखे हैं, वोकैब के लिए पीडीएफ दे रखा है, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया है, मैथ की प्रैक्टिस की पीडीएफ है, रीजनिंग की प्रैक्टिस की पीडीएफ है, जीके की भी पीडीएफ है। इतना चीज कर लेने के बाद हो ही नहीं सकता कि आप 40 प्लस 45 प्लस स्कोर ना करो भाई।
इजिली कर जाओगे, ठीक है। और इसकी खूबी क्या है ना कि इसकी बैच की प्राइस मैंने ऑफर प्राइस 432 रुपीज कर दी है विथ टेस्ट सीरीज। ध्यान से सुनो, एक तो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, विथ टेस्ट सीरीज, और सब साथ में हमारा जो टॉप 500 सीरीज का जितना पेड पीडीएफ आता है वो, इतनी सारी चीजें सिर्फ 432 रुपीज में। अगर आप बाद में हमारी पीडीएफ से खरीदने जाओगे ना 200 ज्यादा रुपए की मिलेगी। 200 प्लस की हमारी पीडीएफ आती है, लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करता है। 100 रुपए की टेस्ट सीरीज खरीदते हो आप, 300 की तो यही हो जाएगी। तो 432 का कॉम्बो पैक सब कुछ हम इसके अंदर दे दे रहे हैं स्पेस वॉरियर 2.0 के अंदर। इसको जितना जल्द ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, गारंटी मेरी कि जो बच्चा 2 बार, देखो, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ के 2 बार रिवीजन कर लेगा और सारी पीडीएफ की प्रैक्टिस कर लेगा, 40 प्लस मिनिमम स्कोर होंगे, और हार्डवर्क कर देगा 45 प्लस स्कोर हो जाएंगे उसके वाई ग्रुप में, ठीक है। ऐप का लिंक A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ऐप नहीं समझ में आ रहा है कहां से डाउनलोड करें, कैसे यूज करें, हमारी टीम को व्हाट्सअप करो 7279047787 एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कोई बच्चा एक्स ग्रुप का है, वो सिर्फ इंग्लिश का लेना चाहता है, तो इंग्लिश की भी अलग से बैचेस हैं A to Z स्टडी ऐप के ऊपर, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, हम एक बार आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा देते हैं। पहले तो आपका कह रहा पैसेज दे देंगे हम लोग, ठीक है। पैसेज कैसा रहेगा कि आपको बस पैसेज का क्या है ओवरव्यू समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा वोकैब अच्छा होना चाहिए, तो इसके बेसिस पे आप पैसेज क्लियर कर लोगे। ग्रामर के अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं, ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा अड़भंगी टाइप का ग्रामर है, बट इतना समझ लो ग्रामर की चीजें यहाँ से हम देंगे, एयरफोर्स वाले कहते हैं, ठीक है। अभी इस पे ध्यान मत दो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दो। फिर वोकैब की चीजें रहेंगी, फिर नरेशन रहेगा, वॉइस रहेगा, फिर प्रीपोजिशन रहेगा, ठीक है। अब जंबल सेंटेंस रहेंगे। मेनली चीजों को समझो कौन चीज कितना रहेगा। अब ध्यान से सुनो, पैसेज से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ग्रामर से कॉमन ईयर के क्वेश्चन डायरेक्टली देखे जाते हैं, 2 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स के मिनिमम 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। भाई ये तो ग्रामर के ही पार्ट है ना, कॉमन ईयर ले लो, फिल इन द ब्लैंक्स ले लो, तो सारे ग्रामर के पार्ट है। 5 क्वेश्चन तो ग्रामर के यहाँ से हो गए, ओके। अब यहाँ पे वो कैप सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे वो कैप सेक्शन में आ जाएंगे तो सिनोनिम के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, एंटोनिम के अगर 1 क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1 क्वेश्चन, ईडियम के 1 क्वेश्चन ले लेते हैं, मिस स्पेल्ड वाले, स्पेलिंग मिस्टेक वाले 1 क्वेश्चन आ जाते हैं, और साथ में आपके PQRS जो कि जंबल सेंटेंस हो जाता है 1 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ग्रामर में ही देखो एडवर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म, ये पूछा जाता है 1 क्वेश्चन का। तो एक मोटा मोटी आइडिया ले लो, 5 6 3 9 10 और 3 4 5 6 7, तो 17 क्वेश्चन मेनली यहां से पूछे जाते हैं। बाकी ग्रामर का एक पार्ट है क्या, एक्टिव पैसिव, मतलब वॉइस के 1 क्वेश्चन हो गया, नरेशन के 1 क्वेश्चन हो गए, तो भाई आपके 2 और कर लो 19 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन जो रहेगा वो किसी में से रिपीट कर सकते हैं वो लोग। लाइक वो एंटोनिम को 2 कर सकते हैं, कॉमन ईयर को बढ़ा सकते हैं, 2 की जगह 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 1 क्वेश्चन को कहीं से वो बढ़ा या घटा सकते हैं। तो एक मैंने ना इंग्लिश सेगमेंट के अंदर क्या वेजेस होती हैं वो चीजें मैंने बता दी कि क्या वेजेट रहता है इनका, ठीक है। तो सारे टॉपिक वाइज पैसेज के 4 एक रफ आइडिया लेके चलोगे, रफ क्या एग्जैक्ट रहता है। ग्रामर के 2 या 3 कॉमन ईयर देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के 3 देते हैं, मेनली प्रीपोजिशन बेस्ड देते हैं, ठीक है। और जो ग्रामर होता है वो कंजक्शन बेसिस पे ज्यादातर ये देते हैं, ठीक है। और मैं जब भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप मेरी टॉप 52 रूल जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, ये टॉप 52 रूल्स बाय A to Z स्टडी, ठीक है। एयरफोर्स इंग्लिश टॉप 52 रूल्स बाय A to Z स्टडी, उसमें देखना, उसके कमेंट सेक्शन में देखना, बच्चे डायरेक्टली कहते हैं ना कि उनके 20 में 20 स्कोर हुए सारे पढ़ के, वो बताते हैं कि इंग्लिश में सारा यहीं से कॉन्सेप्ट आया। तो वो सभी चीजों को करके जाना अगर जा रहे हो तो। बाकी मैं बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ किन किन टॉपिक से कितना आता है, इन सभी चीजों को कहाँ से करना है, हम एक एक चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। अब ग्रामर के अंदर देखो भाई, ग्रामर का एक अच्छा खासा पोर्शन है, 2 से 3 कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स का 1 हिस्सा, अगर वॉइस का डायरेक्टली क्वेश्चन 1, नरेशन का डायरेक्टली क्वेश्चन 1, एडवर्ब, एडजेक्टिव फॉर्म, नाउन फॉर्म जो पूछते हैं डायरेक्टली 1, 3 3 6 7 8 9, तो 9 तो डायरेक्टली यहाँ से बच्चा पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गया। तो 50% के आसपास, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% जो है आपका ग्रामर है, ऑलमोस्ट 50% आपका क्या है, वोकैब है। एयरफोर्स का पेपर इसी पे डिपेंडेंट रहता है। बोलोगे वोकैब कैसे 50% हो गया भाई, सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन, एंटोनिम के 1 क्वेश्चन, वन वर्ड के 1 क्वेश्चन, इडियम के 1 क्वेश्चन, मिसस्पेल्ड का 1 क्वेश्चन ले लो, 7 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और बाकी देखो बोलोगे साथ ही ना हो गया 50% कैसे। तो पैसेज जो पढ़ते हो तो क्या उसमें वोकैब की काम नहीं आती है, जंबल सेंटेंस जो बना रहे हो उसमें वोकैब का काम नहीं आ रहा, ऑब्वियस सी चीज है ना। तो वोकैब और ग्रामर दोनों का 50% रोल है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि खाली ग्रामर पढ़ते जाएंगे, वोकैब को इजी छोड़ देंगे तो हमारा पेपर अच्छा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बच्चा।
हमको दोनों को इक्वली टाइम देना होगा। इंग्लिश रेगुलर मिनिमम 2 आवर्स मेरे को देने होंगे। मैं आपको नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत है मेरे को देने होंगे, तो मैं अपने को बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप अपना समझना, ठीक है। अपना अपना एक लहजा होता है बात करने का। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 2 आवर्स रेगुलर देने हैं, तो आपको टारगेट करना है कि मिनिमम मेरे को 2 आवर्स देने हैं, ठीक है। मिनिमम अगर ये बढ़ के 3 आवर्स कर दिया जाए ना तो जब काफी बेटर हो जाएगा। बट मिनिमम आपको नहीं टाइम मिल पा रहा है, कॉलेज वाले हो, कहीं कॉलेज वगैरह है, तो मिनिमम आपको 2 आवर्स इसके ऊपर बच्चा देने होंगे। 2 आवर्स में किस तरीके से करने होंगे, 1 आवर्स आपको कंप्लीट देना है किस चीज पे, ग्रामर पे, और 1 आवर देना है आपको वोकैब के ऊपर। अब ग्रामर कैसे करना है, वोकैब कैसे करना है, कहां से करना है, वो चीजें बाद में करेंगे। कैसे करना है ये देखो, मान लो अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आप टेंस पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि 1 आवर के अंदर हम टेंस पूरा सीख जाएंगे, ठीक है। 1 आवर के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप इसको 2 दिन 3 दिन में कर रहे हो ना, दैट इज एनफ। मान लो मोटा मोटी 14 से 15 चैप्टर्स होते हैं ग्रामर के, मोटा मोटी, ठीक है। अगर हम 2 दिन भी लगा देना तो ये पूरा 1 मंथ 30 डेज में ये हम एक बार पूरे ग्रामर को एक बार नोट्स बना के पढ़ पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। 2 दिन मतलब एक चैप्टर को 2 दिन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो भी 14 से 15 चैप्टर में मोटा मोटी 30 दिन के अंदर हम लोग पूरा ग्रामर को खत्म कर सकते हैं, अगर रेगुलरिटी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ रहोगे तो बच्चा, ठीक है। तो ये सीन है कि ग्रामर पे रेगुलरली 1 आवर देना है, और नेक्स्ट डे लाइक टेंस को आपने आज पढ़ा 1 आवर, अगले दिन 1 आवर पढ़ के हमने टेंस को खत्म कर लिया। एंड इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारा टेंस यहीं पे एनफ, नहीं। हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डे जो चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, हम हो सकता है ना कि आर्टिकल पढ़ाया जा रहा है हो, वॉइस जो भी पढ़ाया जा रहा है आपके एडुकेटर के पास, उसको पढ़ो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद जो पिछले दिन आपने टेंस के रूल्स पढ़े थे ना, एटलीस्ट उनका एक बार रिवाइज जरूर कर लो। ऐसा जरूर करना, बिकॉज इसका रिवीजन करने में मैक्स टू मैक्स आपको 15 मिनट्स लगेंगे, 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। एक बार आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन के दौरान मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स लगेंगे रिवीजन के दौरान। बात समझ में आ रही है। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जो भी टाइम लगे, बट रिवीजन करने में इतना ही टाइम लगेगा आपको, तो उसको रिवाइज जरूर कर लेना आप, ओके। अब देखो, इसी सीक्वेंस में हम पूरे 1 मंथ तक ग्रामर को पढ़ेंगे, और ग्रामर को पढ़ते के साथ ना आप कॉमन ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगाते रहना। कब, स्टार्टिंग से ही नहीं। स्टार्टिंग में तो आप टेंस पढ़ रहे हो तो टेंस के क्वेश्चन लगाओगे, हम अपने बैचेज में सब्जेक्ट वाइज भी, चैप्टर वाइज भी हमने प्रैक्टिस कराई है क्वेश्चन की। फिर आप एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी पढ़ रहे हो चैप्टर वाइज, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन 5 से 6 टॉपिक्स जब आपने पढ़ लिए ना ग्रामर के, तो आपको मिक्स कॉमन ईयर लगाने चाहिए। आपको कहाँ से लगाने चाहिए वो सब चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। अभी सुनो, अब वो कैब को कैसे करना है, ये तो ग्रामर को आप 30 डेज तक कंप्लीट करोगे। वो कैब को कैसे करना है, ठीक है, सुनो। वो कैब थोड़ा सा एक खतरनाक जगह होता है, बच्चों का रोना धोना होता है। अच्छा सुनो, अभी आपके पास एग्जाम सितंबर में है ना, जुलाई है, अगस्त पूरा बाकी है, मोटा मोटी आपके पास 2 मंथ्स बाकी है। लेके चलते हैं ग्रफ आइडिया 2 मंथ्स, मतलब मेनली हम लेके चलते हैं, हमारे पास ना 60 डे बाकी है, एक आराम से 60 डेज हमारे पास है। अगर मैं 60 डेज में रेगुलर में 30 वो कैब भी सीखता हूं, ठीक है, तो मैं पूरे 2 महीने में 1800 वर्ड सीख जाऊंगा। भाई ये अब बहुत हाई लेवल हो गया 1800 वर्ड। अब बोलोगे क्या 30 सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करना पॉसिबल है? भाई सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद क्यों करते हो? आप बेवकूफ हो फिर। सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग अलग नहीं याद होता है, वर्ड्स याद किया जाता है, वर्ड्स एंड उनका मीनिंग। बात समझ में आ रहा है? कोई सिनोनिम नहीं, मतलब इसका ये सिनोनिम है, उसका वो एंटोनिम है, फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपने याद रखा है कि ये इसका सिनोनिम है और एंटोनिम पूछा तो भी उसी को आंसर कर दोगे एग्जाम में जब आएगा तो, क्योंकि तो आपका उसको पेयर याद रहेगा। इतना थोड़ी आपके पास मतलब कंप्यूटर थोड़ी होगी, सारा डेटा स्टोर हो गया, ठीक है। आपको प्रॉम्प्ट मिला एग्जाम में कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो, आपने फटाक से रिसर्च किया माइंड में, ठीक है, सर्च करके और आउटपुट लाके दे दिया। ऐसा तो होता नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अरे हमने इसका पेयर ये तो पढ़ा था, ये तो पढ़ा था, और वहीं पे खल्लास। अब सिनोनिम पढ़ा था कि एंटोनिम पढ़ा था नहीं याद है, इसलिए कभी भी वैसा गलती नहीं। वर्ड्स याद करो, 30 नहीं हो पाता ना स्टार्टिंग में, 20 वर्ड्स याद कर लो, हो जाएगा ना इतना, तो ठीक है ना। फिर भी 1200 वर्ड्स कर रहे होगे, 1200 वर्ड 20 तो करना ही पड़ेगा आपको। और देखो इसको रटना नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है? इसको रटना नहीं होता है, रटोगे तो थोड़ी हो जाएगा वर्ड, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा काम। कैसे करते हैं देखो, इतने भी बेवकूफ तो नहीं। अगर मान लो 1 2 डॉट 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 20 तक आपने वर्ड्स पढ़े इसमें से, तो 5 से 7 वर्ड्स आपको एट द टाइम याद हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, 5 से 7 वर्ड, 20 वर्ड्स पढ़ रहे हो ना आप, तो 5 से 7 वर्ड्स आपको सामने देखते देखते याद हो जाएंगे। बोलोगे ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। अगर आपने पहले जिंदगी में कभी भी जिंदगी में एक बार पढ़ाई की होगी तो ठीक है, ऐसा हुआ होगा। डायरेक्टली आप उठ के आ जाते हो, ठीक है,
बिना पढ़ाई किए सिर्फ सर्टिफिकेट धारी हो, डिग्री धारी, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। अगर अपने लाइफ में कभी प्रिपरेशन किया है, मतलब किसी भी चीज़ की 9, 10, 6, 7 कभी भी पढ़ा होगा, तो एक बार में 5 से 7 वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो बाकी वर्ड्स का क्या, बाकी वर्ड्स का कुछ नहीं यार, 2 बार खाली उनको हम पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी वर्ड्स को हम 2 से 3 बार मन लगा के उसका मीनिंग समझेंगे, बस बोलोगे हाँ ठीक है। अब इसका क्या होगा फायदा, 1 से 20 तक आज हमने पढ़ा, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे ना 21 से ना 40 तक पढ़ेंगे, वही तरीका से कि जो एक बार में 5-6 समझ में आ गया अच्छे से पढ़ लेंगे, जो नहीं समझ में आया उसको 2 से 3 बार समझ के पढ़ने का कोशिश करेंगे। जब हम 21 से 40 तक पढ़ लिए ना, अब तो छोड़ नहीं देंगे उसको। जो पिछले दिन 1 से 20 तक पढ़े थे, 5 to 6 मिनट लगेंगे उनको रिवीजन करने में, चुपचाप रिवीजन करो। ये काम पूरे आप 7 डेज तक करके देखो, आपको वोकैब में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है कि नहीं। सेम काम हम 1 वर्ड के साथ करेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और 1 वर्ड याद करना इजी होता है, तो मिनिमम तो इसको भी 20-25 रेगुलर लेके चलना है, इससे कम मत ले चलना। ईडीएम से भी याद करना इजी होता है, अगर 20 नहीं हो पाता है तो 15 या फिर 15-20 के आसपास आपको इतना लेके चलना होगा। तो ये मैंने 1 आवर आपको दिया, ठीक है ना। तो 1 आवर आपको दिया, हो सकता है कि आप 20 1 वर्ड 10 से 12 मिनट में याद कर पा रहे हो, ईडीएम आप 15-16 मिनट में कर रहे हो, वर्ड में ज्यादा मिनट लग जाएगा, 20 का 20-25 मिनट लग जाएगा। तो डजेंट मैटर, 1 आवर के अंदर इतना टास्क को कंप्लीट करो। और देखो मैं बात बताता हूँ, कभी भी एक बेवकूफी मत करना कि 20 वर्ड पढ़े हो ना, तुरंत बैठ के 1 वर्ड रटने लगे और तुरंत बैठ के ईडीएम रटने लगे। ऐसा बेवकूफी कभी लाइफ में मत करना, क्योंकि मैं बताता हूँ, सिर्फ इंग्लिश जो चीज आपको बोरिंग लग रही है अगर, और बोरिंग काम को कंटिन्यू करोगे ना तो जबरदस्ती करोगे आप, और जबरदस्ती कोई चीज याद नहीं होता है, उसको इंटरटेनिंग बनाओ। 20 वर्ड पढ़ लिए ना, छोड़ दो, अभी कुछ और कर लो, मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जीके पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो। बाद में जब भी फुर्सत में रहे ना 20 1 वर्ड पढ़ लेना, फिर छोड़ दो, कुछ और सब्जेक्ट पे स्विच कर जाओ, 20 ईडीएम पढ़ना। एक दिन का हमारा स्ट्रेटजी ये होना चाहिए, हम 20 करके कंटिन्यू नहीं याद करेंगे। आप कितना भी ब्रिलियंट हो, कंटिन्यू मत याद करना, वो चीज बोरिंग हो जाएंगी आगे चलते चलते, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आपको जो चीज बोरिंग लग रही है और बोरिंग काम को जबरदस्ती करोगे, वो आपको डिमोटिवेट कर देगा, आप अपने आप से डिमोटिवेट हो जाओगे, कोई बाहरी चीज नहीं करेगा, अपने आप हो जाओगे। तो इंटरटेनिंग बनाओ, स्विच करना सीखो चीजों पे। देखो माइंड हमेशा नया चीज खोजता है, तो हम नया चीज देंगे, वही उसको देंगे जो माइंड के लिए सही है। पढ़ाई चाहिए ना, तो नई कंटेंट हम ले जाएंगे पढ़ाई पे। एक बार 20 मिनट 25 मिनट पे वर्ड पढ़ लिया, चल हटाओ 1 घंटा मैथ पढ़ लेंगे, फिर उसमें से 20 मिनट निकाल के 1 वर्ड पढ़ा, चल हटा 1 घंटा कुछ और पढ़ के फिर हम 20 ईडीएम पे चले जाएंगे। यही अपना सीक्वेंस होना चाहिए प्रिपरेशन का, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर सिर्फ 7 दिन तक ना ये काम करके देखो, ग्रामर एंड वोकैब, आपको नहीं इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। इतना करके देखना पक्का, मॉक टेस्ट मत लगाना अभी। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो बिना एक बार कॉन्सेप्ट पढ़े मॉक टेस्ट मत लगाना, एटलीस्ट 50% सिलेबस कवर करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना, मिनिमम 50% सिलेबस करके ही, ठीक है ना। और ये मिनिमम 50% सिलेबस आज के टाइम पे आपको 30 डेज में कवर करने होंगे, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। सारी, सिर्फ इंग्लिश की मैं नहीं बोल रहा हूँ, रागा एंड इंग्लिश 30 डेज में आपको कंप्लीट करने होंगे। और 30 डेज में तो मैं आपको ग्रामर कंप्लीट करवा दूंगा, अगर मेरे से रहोगे तो, मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला उसको फॉलो करो इंग्लिश को। अब सवाल आता है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, ठीक है। तो कहाँ से, तो हमारी आप बैचेस से पढ़ते हो तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कहाँ से, हम उसमें सफिशिएंट कंटेंट देंगे प्रैक्टिस के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप कोई बुक चाहते हो ना, तो बुक में आप ले लो केडी पब्लिकेशन, ठीक है, केडी पब्लिकेशन बाय नीतू मैम, इनका बुक ले लोगे आप, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वोकैब प्लस ग्रामर एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस बुक, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है, इसको फॉलो करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं दूसरी कोई बुक लूसेंट आती है इंग्लिश की, वो सभी चीजों को छोड़ दो, अब चीजें वो आउटडेटेड हो चुकी है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की तारीफ नहीं कर रहा, जो जेन्युइन चीज है मैं आपको वहां पे सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप हमारे बच्चे और हम आपको छोटे भाई की तरह, छोटी बहन की तरह हो, गलत डायरेक्शन पे जाने से रोकेंगे। बुक्स में पैसे तो दोनों में लगेंगे, तो सही क्यों नहीं लेंगे, 150 ज्यादा कम, ठीक है। चीजें हैं जो, बात समझो यार, ओके। ऐसे करके रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। बाकी यूट्यूब पे हम लोग मॉक वगैरह कराएंगे, हमारा एक चैनल है ना मॉक जंक्शन, जो अभी जाके देखोगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, नया चैनल है, उस पर हम इंग्लिश का जितना भी मॉक टेस्ट कराएंगे उसको फॉलो करना, श्योर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब आ जाओ रागा के ऊपर। रागा का पहले सिलेबस पे ना नजर मार लो, आंख मत मारना, नजर मारना, ठीक है। आंख मारोगे कोई फायदा नहीं है, पटेगा उठेगा नहीं आपसे, ठीक है। अब देखो ये जो सीन है ना बच्चा, रागा का ऑफिशियल सिलेबस है, एयरफोर्स की वेबसाइट पे। रीजनिंग में क्या है ना, वर्बल और नॉन वर्बल, जो कि 15 मार्क्स के आते हैं मिक्स करके। मैथ्स आपको ले जो 6 क्वेश्चन दे देते हैं, 5 क्वेश्चन दे देते हैं, बाकी के 7-8 क्वेश्चन जो रहते हैं, 7-8 क्वेश्चन जो रहते हैं जीके के,
ठीक है, अगर इसमें इसे कम करेंगे तो इसको बढ़ा देंगे या फिर रीजनिंग को बढ़ा देंगे, ठीक है। बट ओवरऑल एक आइडिया, मैं एक रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ। तो पूरे 30 में से ना एक मिनिमम वैल्यू इतना लेके वो लोग चलते हैं। अब बोलोगे मैथ में क्या सर इतना बड़ा सिलेबस है? तो भाई मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए तो कोई बुक काम नहीं आने वाला, ऑब्वियस सी चीज है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, बुक में से नहीं समझ पाओगे। आप बैचेज लेके किसी की भी पढ़ो जो आपको पसंद आए, हमारी आई हमारी रिकॉर्डेड रहती है, ठीक है। अगर कोई आपको कह रहा है कि हम लाइव करा के खत्म कर देंगे सिलेबस, 100% ले लो, वो छोड़ देगा बहुत सारे सिलेबस को, एंड में बहाना करके कि एग्जाम में अब टाइम नहीं बचा, या फिर कोई शॉर्टकट तरीका अपनाने लगेगा। पॉसिबल ही नहीं है लाइव आके 2 महीने में एयरफोर्स का सिलेबस खत्म कर देना, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ना, जाके आप मैथ वहां से पढ़ो। कोस्ट गार्ड के मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैथ का वही होता है। अगर किसी को बैच वगैरह नहीं लेना है तो मैथ वहां से पढ़ो। रेशियो, एवरेज, एलसीएम, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शंस, ये सभी चीजें करा चुका हूं मैं। लाइव 11 बजे रेगुलर करा रहा हूँ, उसके अंदर अभी मेंसुरेशन चल रहा है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी, ट्राइगोनोमेट्री, सब चीजों को मैं करा दूंगा, उसको फॉलो कर लो अगर आपको मैथ की बैचेज नहीं लेनी है तो। बाकी इंग्लिश वगैरह, रीजनिंग वगैरह की मैं करा ही दूंगा, तो ठीक है ना। अगर आपको पेड बैचेस से करते हो तो ये फायदा है, कम टाइम में ज्यादा चीजों को कर पाओगे। अदरवाइज मेरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैथ का, उसको फॉलो कर लो। कोस्ट गार्ड लिखा है उस पर विधान मत दो यार, मैथ की कॉन्सेप्ट थोड़ी कोस्ट गार्ड में अलग हो जाएगा, एयरफोर्स में अलग होगा, सब सेम है। एक बार पढ़ के देखो, एग्जाम में 100% बनेगा। अब पहले हम रीजनिंग पे आते हैं। देखो सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन दे देते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन के 1 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 1 क्वेश्चन रहते हैं, नंबर रैंकिंग और इसके 1 क्वेश्चन रहते हैं, क्लासिफिकेशन के 1 क्वेश्चन रहते हैं, मिसिंग कैरेक्टर या फिर मिसिंग नंबर के 1 क्वेश्चन रहते हैं, ब्लड रिलेशन के 1 क्वेश्चन रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन देते हैं, क्लॉक का 1 क्वेश्चन देता है, वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन देता है, टॉलेस्ट यंगेस्ट ऑप्शनल है, ये दे भी देता है, कभी 1 या 0 नहीं भी देता है, अल्फाबेट टेस्ट 1 या 0 नहीं भी देता है, एनालॉजी के 1 क्वेश्चन देता है। अब देखो यहां से देखो 1 से लेके 13 तक के चैप्टर जो है ना आपका, और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंसेस ऑफ वर्ड्स, इतना मिला के 10 नंबर का पेपर आएगा। उसी में से कुछ चैप्टर को कभी छोड़ेंगे कभी दे देंगे, तो आपको तो नहीं पता ना कि इस बार क्या छोड़ेंगे क्या दे देंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये 0 या 1 तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट्स ऑल टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि आपको थोड़ी पता पेपर बनाने वाला क्या छोड़ने वाला क्या देने वाला, नहीं ना। कैलेंडर आपकी रीजनिंग में कहीं भी नहीं है क्या? नहीं है। तो ज्यादा बउवाना मत कि आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, दिया ही नहीं है तो फिर क्यों जबरदस्ती करते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। वर्बल ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉन वर्बल के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो फिगर वाले होते हैं। और आपको पता है नॉन वर्बल ही टाइम लेता है, लेकिन आप नॉन वर्बल की जो मैं ट्रिक्स वगैरह अपने बैचेज में बताता हूँ उनको फॉलो करके जाओगे, ये 5 क्वेश्चन आप 3 मिनट में बना के आने वाले हो। बोलोगे हैं? मैं बोलता हूँ हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल 3 मिनट में मैक्सिमम लगा दोगे आप, कितना भी डिफिकल्ट पूछे हम बैचेस के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, उनको इजीली आप कवर कर लोगे, ठीक है। और बाकी चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे और हम पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, करोगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस के लिए सोच रहे हो कहाँ से करें, तो फिर तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। जो आता है ना आपका वो रीजनिंग की बुक, अगर कोई भी बुक ले सकते हो या फिर एसएससी की प्रीवियस ईयर लोगे तो ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी, तो आप उनको भी कर सकते हो। तो रीजनिंग का वही है, या फिर यूट्यूब पे जितनी भी प्रैक्टिस होती है उनका भी कर लो, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई स्पेशली बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, हमारा पीडीएफ वगैरह आता है टॉप 500 सीरीज का, उसको लेके कर लो, बाय कर सकते हो व्हाट्सअप करके। 45 रुपीज़ की रीजनिंग आती है, वहां से कर लो, 100% सेम कॉन्सेप्ट पे रहेंगे इसको। बट एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेना कहीं से भी, हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पेड बैचेज में भी अवेलेबल है, और मैं फिर से यूट्यूब पे कराऊंगा उसको, कहीं से भी, बट एक बार कर लेना जरूर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपके 10 नंबर के पेपर आएंगे। एक दिन में 1 चैप्टर उड़ा सकते हो आप चाहो तो, इसको एक दिन में वनडे करो, एक दिन में एक चैप्टर उड़ाओ। रगा के ऊपर आपको कम से कम 3 to 4 आवर्स रेगुलर देने पड़ेंगे। 1 आवर्स तो आपको रीजनिंग पे देना पड़ेगा, 2 आवर्स आपको मैथ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। बोलोगे ये इतना 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप तो 1 आवर क्यों दे रहे हो, आप चाहते हो तो 1.5 घंटे भी दे दो, क्योंकि ये इजी टॉपिक है ना, 1 से 1.5 घंटे दे दो, दैट इज, ठीक है। फिर आपको जीके के ऊपर आपको मिनिमम आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, तो 4 घंटे 4.5 घंटे तो रगा पे देने पड़ रहे हैं, 2 से 3 घंटे आपको इंग्लिश पे देने पड़ेंगे। तो मतलब ओवरऑल आपको 7 घंटे का एक प्लान करके चलो। अगर 7 घंटे भी रेगुलर लेके चलते हो दिन के, तो बहुत अच्छा खासा निकाल लोगे आप एयरफोर्स के पेपर को, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। आपको पता है, आपको लगता है हमको तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़े जाते हैं, हमने सुना है। भाई देखो 9-9 घंटा 10-10 घंटा पढ़ना बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ा चीज है ना कि जो बच्चा 7 घंटा ही पढ़े अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ, दैट विल बी एनफ फॉर यू, ठीक है गाइस। तो ये जो है ना एनफ होता है, बहुत होता है। 7 घंटे की पढ़ाई कम नहीं होती है। मैं तो दिन में भी 4 घंटे भी पढ़ूं
लेकिन ढंग से पढ़ो ना पूरे 2 महीने, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि मैंने अपने रिजल्ट्स तो आपको दिखाए ना, जैसे सीपीओ 3 टाइम्स, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडर 2 टाइम्स, एफकैट 2 टाइम्स, मार्क्स भी दिखाता हूँ, मार्क्स भी अच्छे खासे रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं मिल पाता कि मैं 8-8 घंटा पढ़ूँ, कहाँ से टाइम मिलेगा कंटेंट रेडी करने में। 3-3 4-4 घंटा करता हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूटी के साथ जुड़ा हूँ ना, कहीं ना कहीं पढ़ाई से जुड़ा हूँ, तो पढ़ाई से जुड़े रहो। पढ़ाई से छूटोगे कि नहीं, एक दिन का गैप लिया आपने, समझो वो एक दिन का गैप नहीं होता है, वो 2 से 3 डेज का गैप होता है, माइंड हट जाता है। ठीक है, तो यही काम करना है आपको। कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है कि शॉर्टकट में कैसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नहीं। अगर फिर भी लास्ट टाइम में अगर आप देख रहे हो कि पेपर में 20 दिन ही बचा है, मैथ पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूं जो इजीली आप कर सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, ठीक है, और इसके साथ प्रॉफिट लॉस कहाँ पे है, ये 4 चैप्टर कर लोगे तो 2 मैथ्स तो आपके बन जाएंगे। साथ में ना आप एक मेंसुरेशन पढ़ लेना, तो आप तीन मैथ तो बना ही लोगे। इतना चीज कर लोगे तो 3 मैथ बना लोगे। बट दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच बच्चा, ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। ठीक है, आप अगर शुरू से क्लासेस देख रहे हो, मैंने उनके लिए बोला जो लास्ट में 20 दिन में देख रहे हैं, 20 दिन में ये 3 चैप्टर को अच्छे से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ बिल्कुल नहीं बन रहा है तो 6-5 में से 3 मैथ बन जाएगा। बट फिर कहूंगा अगर आपके पास टाइम है, सारे चैप्टर्स को इक्वली आप 2 टाइम और अच्छे से पढ़ के जाओ। क्योंकि मेरे हिसाब से ना, कि जो बच्चा जस्ट क्वालिफाई करता है ना, वो लास्ट तक डरते रहता है, लास्ट तक। तो वो डर डर के जीने से क्या ही फायदा है। ठीक है, तो फिर जो चीजें बता दी मैंने आपको, इनके लिए कोई बुक्स वगैरह मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। या तो आप हमारी पीडीएफ से करो, या फिर एसएससी की पीवाईक्यूज लगा लो आप। इजी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जीडी वगैरह के क्वेश्चन हो गए, एसएससी जीडी वगैरह के, ठीक है। तो थोड़ा सा हाई लेवल पे जाओगे तो सीएचएसएल का ले लो। इनके रीजनिंग तो सीजीएल सीसीएसएल सब लगाओ, ठीक है, काम आएगा। मैथ के तो एसएससी जीडी के क्वेश्चंस लगा लो, सीएचएसएल के लगा लो, ठीक है, चलो ठीक है, काम हो जाएगा आपका। जनरल नॉलेज तो फिर एसएससी के मत पढ़ना, वो बिल्कुल भी डिफरेंट होता है। जीके के लिए आपको सिर्फ लुसेंट बुक ले लेना चाहिए, ठीक है, लुसेंट बुक ले लो। और उसका ना आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन लो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। उसका पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लो, स्पेशली आप आर्टिकल्स के पीछे मत भागना कि किस आर्टिकल्स में क्या दिया है, डिटेल में जाके नहीं। स्टार्टिंग के पार्ट 1 पार्ट 4 तक के जितने आर्टिकल्स हैं उनको सिर्फ पढ़ लो। पार्ट 4 भाग 1 2 3 4 के जो भी आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ लो। उसके बाद का आर्टिकल्स आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है फिर, ठीक है। उनके अंदर जो है ना, जो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे राष्ट्रपति, सांसद, कार्यपालिका, विधायिका, इन सभी को ना अच्छे से पढ़ लो। क्या एज है, क्या मतलब उनको शपथ कौन दिलाता है, ये सभी चीजें मेनली एयरफोर्स पूछता है। पॉलिटी के अंदर इतना करो आप। हिस्ट्री के अंदर आपको देखो, आपको अगर मैं बोलूंगा ना, तो देखो आपको एंशियंट हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं पूछता है ये। बट अगर एंशियंट से पूछेगा, लुसेंट के अंदर जो है बुद्धिज्म से पूछ लेता है, जैनिज्म से पूछ लेता है। इसके बाद हिस्ट्री में और हम चले जाए ना, तो मौर्य डायनेस्टी से, मुगल से, दिल्ली सल्तनत से, तो मेनली यही पूछता है ना। आपका मगध हो गया, मुगल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, तो मेनली इनको कर लो। बाकी आप 1857 का जो भी क्रांति है उसको अच्छे से कर लो। गांधीज एज का मतलब महात्मा गांधी का युग जो है ना, गांधी युग, उसको अच्छे से कर लो। बस इतनी नोट्स बना लो, जो जो चीज मैंने बोला इतना पहले कर लो, आप देखोगे जीके कवर अप हो जाएगा मेनली, ठीक है। अब इसके बाद जियोग्राफी में क्या करना है सर, तो जियोग्राफी में बहुत सारी माउंटेन्स, रिवर्स, स्पेशली अब कौन से वाटरफॉल्स कहाँ पे हैं, और मेनली यही मिसलेनियस टाइप के स्टैटिक्स के पूछ रहा होता है एयरफोर्स के अंदर। और कभी कभी कैपिटल्स वगैरह भी, कंट्री कैपिटल, कंट्री वो ज्योग्राफी का हिस्सा है, कंट्री और उसकी करेंसी, इंडियन स्टेट्स एंड उसकी कैपिटल, ये सभी चीजें कभी कभी पूछ लेता है, जो कि ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, ठीक है। कौन सा फोक डांस किस स्टेट का है, कौन सा फेयर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मेला किस स्टेट का है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस स्टेट में है। तो मेनली ये टॉपिक आपको ज्योग्राफी से ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो बाकी प्लैनेट्स, जो यूनिवर्स नाम का चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन बनता है। करंट इवेंट्स में आपको तो फिक्स नहीं कह सकते क्या पढ़ना, ऑलमोस्ट चीजों को कवर करो। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करो, अवार्ड से रिलेटेड करो, डिफेंस से रिलेटेड करो, ठीक है। और कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म्स टाइप के क्वेश्चन है उनको करो, ठीक है। तो जीके में इतना करो, 100% तो नहीं, फिर भी 60 to 70% कवर हो जाएगा जीके एग्जाम लाइक। बट मेनली टारगेट होना चाहिए कि रीजनिंग हम 100% करें, मैथ 100% करें, इंग्लिश 90% करें, जीके 60-70% भी हो जाए, क्लियर है, ठीक है। तो आपको जीके के लिए सिर्फ लुसेंट का साइंस, सॉरी लुसेंट का जीके का बुक फॉलो करना है। मैथ अगर पढ़ रहे हो कहीं से भी पढ़ो, और उसके प्रीवियस ईयर लगाते रहो, एसएससी वगैरह की। इंग्लिश आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, कॉमन ईयर के कहाँ से करने हैं। तो पहले चैप्टर वाइज करो और हमारे पीडीएफ की प्रैक्टिस करो। और हमारे आप बैचेस में आप इंटरेस्टेड नहीं हो
ठीक है, तो आप हमारे सारे टॉप 500 सीरीज के पीडीएफ को खरीद सकते हो। ये महंगी तो जरूर है बट सारे हेल्पफुल है। आप व्हाट्सअप करके 7279047787 को करके पढ़ लो, व्हाट्सअप करके सारे पीडीएफ को खरीद के पढ़ लो, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके का, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लो वहां से, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपकी ऑलमोस्ट चीजें रेडी हो जाएंगी। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और जाने से पहले कह दूंगा कि बैचेज में पढ़ोगे तो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। और इसके बाद आप रेडी हो जाओगे 1 महीने में बहुत अच्छा खासा स्कोर करने के लिए। लेकिन 1 महीना में 7 घंटा रेगुलर आपको कंटिन्यूटी के साथ देना पड़ेगा, गैप नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।